जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा आधुनिक इतिहास के सीरीज का 40वां वीडियो है और आज का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के तहत देखेंगे कि किन किन राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं बनती है, समितियां बनती है और इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो इसको सबसे पहले प्रथम चरण में इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन से। क्रांतिकारी आंदोलन को किताबों में कहीं कहीं क्रांतिकारी आतंकवाद से भी सूचित किया गया है, लिखा गया है, क्योंकि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों को आतंकित करना, और अंग्रेज़ों को आतंकित करने का जो रास्ता अपनाया वो हिंसा था। हिंसा का सहारा लेना जरूर आतंकवाद है, लेकिन अपने राष्ट्र को आज़ादी दिलाना, अपने वैधानिक मांगों को पूर्ति करना, ये हिंसा का सहारा अगर लिया जा रहा है तो वो आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद कहना यह थोड़ा सा सही नहीं है। अधिकारों की जहां मांग हो तो वो क्रांतिकारी ज़्यादा सही होता है, क्योंकि क्रांतिकारी एक सकारात्मक शब्द है, वहीं पर आतंकवाद या आतंकवादी नकारात्मक शब्द है। अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि सरदार भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। ये अपने को बचा भी सकते थे। इनका साहस और बलिदान बड़े पवित्र भाव के लिए है और अपने अधिकार एवं राष्ट्र के लोगों के लिए है, इसलिए इन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, आतंकवादी नहीं। इसलिए हम इन्हें क्रांतिकारी कहेंगे, आतंकवादी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत अगर हम लोग 1857 से माने तो 1857 से इसकी शुरुआत हो जाती है और 1920 में जाते जाते इसके प्रथम चरण की समाप्ति हो जाती है। यानी कि 1857 में हमारा स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत मान सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को, और 1920 में जाते जाते इसकी समाप्ति हो जाती है। अभी देखेंगे कि 1920 में प्रथम चरण की समाप्ति होती है, लेकिन इस प्रथम चरण में तेज़ी आती है 1905 एडी के आसपास। ठीक है ना, 1905 एडी के आसपास इस क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत तीव्रता आती है और 1920 तक तीव्र होते जाती है। अगर स्वतंत्रता आंदोलन को दो भागों में बांटे तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय से लेकर 1920 तक प्रथम चरण भाग 1 मान सकते हैं, और भाग 2 को माने 1920 से लेकर 1947 एडी तक इसके दूसरे भाग को मान सकते हैं। इसके दूसरे भाग में 1920 के आसपास मुख्य रूप से गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, और उस समय 1920 में जब भारतीय राजनीति में पूर्णतः प्रवेश हो जाता है तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को महात्मा गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है गांधी जी को बेलगांव सम्मेलन में। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि 1920 के बाद अहिंसा पर आधारित आंदोलन गांधी जी ने स्थापित कर दिया। हिंसा का रास्ता कमज़ोर पड़ने लगा था गांधी जी के आने के बाद। भारतीय राजनीति में जब गांधी जी का प्रवेश हुआ तो आंदोलन जो थे वो हिंसा के मार्ग छोड़ने लगे थे। 1920 से 47 तक धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन कमज़ोर होने लगे थे, और 1936-37 तक आते आते ये क्रांतिकारी आंदोलन खत्म से हो गए थे। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को हम लोग 1885 से 1920 एडी के बीच में पढ़ेंगे। हालांकि 1857 पीछे जाके मान सकते हैं, बट ये 1885 मुख्य मान के चलेंगे। ये कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसके द्वितीय चरण पर बात करें तो 1920 से लेकर 1947 एडी के बीच मान सकते हैं, क्योंकि 1920 से 1947 के बीच एक साल आता है 1936 एडी। इस दौरान क्या होता है कि भारत में चुनाव होते हैं, भारत शासन अधिनियम आता है, और इन माध्यमों से लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में लोकतंत्र के बीज पड़ गए हैं। जनता में आक्रोश धीरे धीरे कम होने लगता है और जनता बेवजह हिंसा नहीं चाहती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 1905 एडी के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। इसको समझने की एक बात करते हैं कि मान लिया 1885 से एक जंगल है। ठीक है, एक जंगल है, इसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, और 1905 के बाद बोटेनिकल गार्डन हो जाता है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन। तो 1885 से लेकर 1920 तक एक मान के चलते हैं,
एक जंगल है, एक मान के चलते 1885 से 1920 के बीच में एक जंगल है। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन होता है वहाँ महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं। तो 1905 से लेकर 1920 के बीच में महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं, इसलिए 1905 AD के बाद वाले जो आंदोलन होते हैं महत्वपूर्ण होने के कारण इनको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, क्योंकि इसमें चुन चुन के घटनाएँ होती है, मतलब महत्वपूर्ण घटनाएँ होती है। जिस प्रकार बोटेनिकल गार्डन में महत्वपूर्ण पौधे होते हैं, उसी तरह 1905 के बाद और 1920 के बीच में महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, आंदोलन होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने बोटेनिकल गार्डन और जंगल से समझाया। तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ महत्वपूर्ण 1905 और 1920 के बीच में महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो 1885 AD में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि की बात करें, क्रांतिकारी आंदोलनों की पृष्ठभूमि क्या रही है, बैकग्राउंड क्या होती है, इसको समझने के लिए एक सामान्य चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आपकी कोई एक महत्वपूर्ण वस्तु है और किसी ने ले लिया, मान लिया कि आपकी महत्वपूर्ण वस्तु स्वतंत्रता है और किसी ने ले लिया, तो आप शुरू में डायरेक्ट हिंसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले कि एक क्या करेंगे शुरू में कि विनम्रता अपनाएंगे कि भाई मुझे दे दो मेरी स्वतंत्रता। अगर नहीं देता है तो थोड़ा सा फिर उसके बाद नाराज़गी जताएंगे। नाराज़गी जताने के बाद अगर वो भी नहीं मानता है तो थोड़ा झगड़े और मारपीट का सहारा लेंगे। ये समान व्यवहार के अंतर्गत आता है। कोई वस्तु किसी को ले ली जाती है तो 1885 AD में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और इसी के माध्यम से विनम्रता, नाराज़गी और झगड़े मारपीट जैसी घटनाएँ की जाती है। उसके बाद 1885 में हम देखेंगे शुरुआती दौर में उदारवादी तरीका अपनाया जाता है, आवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। लेकिन 1905 AD के बाद उग्रवादी तरीके अपनाए जाने लगते हैं, जिसमें नाराज़गी शामिल है, झगड़े शामिल है, फिर क्रांतिकारी आंदोलन के तौर पर कुछ चीज़ें शामिल हो जाती है। हम लोग अंग्रेज़ों को आतंकित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं, हिंसा के कदम उठाते हैं। तो शुरुआत में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उदारवादी धारा को अपनाएंगे, उसके बाद चीज़ें नहीं मानी जाएगी तो उग्रवादी धारा को अपनाएंगे और 1920 के बाद तो क्रांतिकारी धारा चल पड़ती है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं का प्रवेश हो जाता है। तो इस तरह से हमारे क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो उन पर किनका प्रभाव था, किन लोगों ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए हमारे देश में। हमारे क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किन किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने हमारे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने बहुत प्रेरित किया। इसमें रूसी निहिलिस्ट लोग जिनका समय काल 1860 होता है, ये बहुत ज़्यादा योगदान दिए भारतीयों को प्रेरित करने में। निहिलिस्ट जो है, निहिलिस्ट में निहिल शब्द है, लैटिन के निहिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, नथिंग, यानी कि अस्वीकार का भाव। यानी कि निहिलिस्ट का मतलब होगा कुछ नहीं, अस्वीकार का भाव। इनका कहना था कि राज्य के जितने भी संस्थान हैं वे सबके सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। इन संस्थानों को ख़त्म करो, एक नया प्रणाली लाओ। ये निहिलिस्ट लोगों का कहना था। ये निहिलिस्ट लोग सरकारी संस्थानों, सरकारी व्यवस्था को अस्वीकार करते थे और ये सारी घटनाएं हमारी क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। अभी देखते हैं किन किन मामलों में प्रेरित किया। उसके बाद ये चाहते थे निहिलिस्ट लोग कि राजनीतिक परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा लिया जा सकता है, लिया जाता भी है। इनको रूस और यूरोप के भागों में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। एक लेखक होते हैं चेकवे, इवान तुरुगवे चेकवे की कहानियों में निहिलिस्टों के बहुत सारे पात्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आयरलैंड की स्वतंत्रता सेनानी। ये क्रांतिकारी आंदोलन था। आयरलैंड का जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये क्रांतिकारी आंदोलन किया करते थे। ये हिंसा का सहारा लेते थे। चूँकि भारतीयों की जानकारी इनकी थी आयरलैंड के बारे में, निहिलिस्टों के बारे में, तो रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों से भारतीयों को प्रेरणा मिली। हमारा अंदरूनी माहौल दमनात्मक और हमेशा जो अस्वीकार कर रहे थे। एक तो रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा ली, वहीं पर अंग्रेज़ों ने हमारे अंदरूनी माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा था। हमारे ऊपर दमनात्मक नीति अपनाते थे। स्टूडेंट के ऊपर उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं देते थे, उनको छात्रवृत्ति नहीं देते थे और बहुत सारे भारतीयों को दमन के सहारे दबा देते थे। अंग्रेज़ों की दमनात्मक नीति और हमेशा जो अस्वीकार का भाव था, अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश भरता चला गया भारतीयों का। अंग्रेज इस समय तक आते आते उनके मन में जातीय अहंकार ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और अंग्रेज अपने आप को सभ्य माना करते थे। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये सभी बातें भारतीयों को स्वाभिमान
चोट पहुंचा रही थी। इससे धीरे धीरे भारतीयों में आक्रोश बढ़ता चला गया और तरीके अपनाए निहिलिस्टों वाले। इन्होंने तरीके क्या अपनाए? सरकारी अफसरों को हत्या कर दी, जो क्रूर एवं अलोकप्रिय ढंग से हुआ करता था। धन के लिए भारतीय डाकजनी किया करते थे, हथियारों के स्टोर पर हमला करते थे हथियारों को प्राप्ति के लिए, और विदेशी राष्ट्रों से हथियार भी हासिल करते थे। और हम जानते हैं कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन में एक द्वंद्व चलता रहता था, एक द्वंद्व की स्थिति थी। तो फ्रांस से भी हम लोगों ने कुछ हथियार हासिल किए थे, हमारे क्रांतिकारी लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। 1885 से 1905 एडी जो उदारवादी चरण था कांग्रेस का, इसमें आवेदन का सहारा लिया गया। ठीक है ना, अपनी मांगों के लिए आवेदन का सहारा लिया गया। जब इनकी बातों को अस्वीकार नहीं किया गया तो हमें थोड़े उग्र होना पड़ा, और आगे चल के हम लोग उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत करते हैं और हम उन्हें उग्रवादी कहते हैं। धमकियों का असर नहीं होता है तो हम क्रांति का सहारा ले लेते हैं। 1885 से 1905 एडी में उदारवादी चरण होता है और 1905 से 1920 के बीच में उग्रवादी चरण होता है। उग्रवादियों को उतनी सफलता नहीं मिली। तो क्या कारण था कि उग्रवादियों को उतनी सफलता नहीं मिली? अंग्रेज अपनी नीति पर डटे रहे और ये अपना खेल खेलना शुरू कर दिए थे और अपना खेल खेलते रहे। इस क्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और यहाँ से सांप्रदायिकता के तत्व उभरने लगते हैं। ये उग्रवादियों को बढ़ावा देते हैं। उग्रवादियों को बढ़ावा देने से 1907 एडी में उग्रवादी और उग्रवादियों में टकराव होता है, और टकराव तो बहुत पहले से होता है, लेकिन 1907 एडी में अधिक ऑफिशियली रूप से उग्रवादी और उग्रवादी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। कांग्रेस की दो धारा बढ़ जाती है। उग्रवादियों का दमन शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद से इस तरह ये राजनीतिक खेल खेलना शुरू किए अंग्रेज़ों ने, तो उग्रवादी कमज़ोर पड़ने लगे। अंग्रेज पीछे से हमारे आंदोलन को कमज़ोर कर रहे थे इन सब चीज़ों के माध्यम से। इसी पृष्ठभूमि में उग्रता कमज़ोर पड़ने लगी तो युवा वर्ग के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हुआ। युवा वर्ग का अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त दमन किया और युवा वर्ग स्कूल कॉलेज और नौकरी छोड़ रहे थे। युवा वर्गों में जो भी शामिल थे युवा, उनको जेल में डाला जा रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन में जो भी युवा शामिल थे उनको जेल में डाला जा रहा था। उनकी छात्रवृत्ति कैंसिल की जा रही थी। युवा वर्ग में ऊर्जा भरी हुई है। उस समय आज भी, अच्छा है पहले भी, युवा वर्ग में ऊर्जा भरी होती है। उग्रता के बावजूद इनको कुछ नहीं मिला तो इनका मोह भंग धीरे धीरे होने लगा और इन्होंने हिंसा का सहारा लिया और आतंकित करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। क्योंकि शुरुआत में ये उग्र भावना से ये थोड़े नाराज़गी जताते थे, लेकिन नाराज़गी से कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। इसलिए क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी भी कहते हैं। अंग्रेज कहने लगे और कहते भी हैं। आतंक उनका आश्रय था। अंग्रेज़ों के मन में आतंक पैदा करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। तो इसलिए कहीं कहीं क्रांतिकारी आतंकवादी देखने को मिल जाएगा। अंग्रेज़ों के नीतियों ने उग्रवादियों को बढ़ावा दिया। इस तरह उग्रवादी हाशिए पर चलने लगे तो फिर से उग्रवादी उभरने लगे थे। तो फिर से युवा वर्ग मोह भंग की स्थिति में आ गया और ये आक्रोश से भर गया और हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है ये आक्रोश। अब स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई धारा पैदा होती है जिसे हम लोग क्रांति कहते हैं। शुरुआत में उदारवादी धारा होती है जो आग सुलगाने का काम करती है। उग्रवादी धारा अंगारा धकाने का काम करती है और क्रांतिकारी धारा आग को ऊंची ऊंची लपटों में बदलने का काम करती है। अब आग की लपटें यानी क्रांति की लपटें ऊंची जाने लगी। ये अपनी सीमाओं को, ये अपनी यानी कि क्रांतिकारी धारा में ये अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर आती है और यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है और इसी के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संघर्ष आगे बढ़ता है। अब गतिविधियों की बात करें तो बंगाल से शुरुआत होती है और यह क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र था। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ना लूँ, अगर स्टेट वाइज लूँ तो बंगाल जो है यह क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र था। 1870 ईस्वी में कलकत्ता के छात्रों ने गुप्त संगठन की शुरुआत की। गुप्त समितियों के गठन की शुरुआत की। गुप्त संगठन में 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई छात्रों के द्वारा। और ये गुप्त संगठन या अनुशीलन समिति मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा की गई, वहीं पर कलकत्ता में पी मित्रा, जतिन नाथ बनर्जी और वरिंद्र घोष के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि सरकारी संस्थाएं, गुप्तचर संस्थाएं इनके पीछे पड़ जाती है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य रहता है लोगों को शारीरिक एवं नैतिक रूप से मजबूत करना और ये समितियां 1908 में जाकर निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय होने का मुख्य कारण था कि सरकारी संस्थाएं, गुप्तचर समितियां इन समितियों के पीछे पड़ जाती है और कार्यकर्ता भूमिगत होकर कार्य करते हैं।
लेकिन अगर कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं तो इनको देश से निकाल दिया जाता है और फांसी की सज़ा भी दे दी जाती है। इस कारण इन समितियों की जो अवधि होती है बहुत कम होती है। अगर इनके लीडर को, अगर इनके नेता को आजीवन कारावास दे दिया जाता है तो इन समितियों का जोश ही खत्म हो जाता है। भले ही इनका जीवन लंबा नहीं हो, लेकिन इन समितियों की उपयोगिता बहुत बड़ी थी। ये समितियों को बात करें तो बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ ने युगांतर नामक समाचार पत्रिका निकाला था। याद कर लीजिएगा 1906 एडी में 1906 एडी में युगांतर नामक पत्रिका का 1906 एडी में युगांतर नामक पत्रिका की निकाला गया भूपेंद्र नाथ और बारिंदर घोष के द्वारा। इसको मस्ट है, आप याद कर लीजिएगा। एक प्रकार का समाचार पत्र था युगांतर। बहुत काम अखबारों के माध्यम से किए जाते थे क्योंकि दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। इसमें जोशीले लेख लिखे जाते थे और लोगों से आह्वान किए जाते थे। युगांतर ने लिखा था कि समस्या का समाधान लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। अपने जोशीले लेखों में लिखा करते थे कि समस्या का समाधान लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को उपनिवेशी दमन यानी अंग्रेजों से उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने के लिए 30 करोड़ लोगों को 2 हाथ है तो 60 करोड़ हाथों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि ताकत को ताकत से ही खत्म किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार बंगाल में ये क्रांतिकारी घटनाएं हुई, ठीक है ना। अब क्रांतिकारी समितियों का स्थापना किया गया जिसे अनुशीलन समिति कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरी राज्य कौन सा है। सन 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के जज किंग्सफोर्ड बहुत बदनाम था। जो बिहार में मुजफ्फरपुर है वहाँ का जो जिला जज था वो बहुत बदनाम था। युवाओं को कड़ी कड़ी सज़ा देने के लिए वो बदनाम था। इन पर आक्रमण किया गया, यानी किंग्सफोर्ड पर आक्रमण किया गया 2 युवाओं के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। इनके गाड़ी पर यानी किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका गया और किंग्सफोर्ड बाल बच गया, लेकिन उस बग्घी में सवार जो 2 औरतें थी उनकी मृत्यु हो जाती है, 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। ये 17 साल में इनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद देखते हैं कि ये जो युवाओं था इनका जो साहस था वो गजब का हुआ करता था, लोगों में आक्रोश का भावना पैदा कर देता था। इससे राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में उमड़ी। लेकिन क्या हुआ कि एक धारा हिंदू युवाओं का था, एक दूसरा धारा मुस्लिम युवाओं का था। क्रांतिकारी आंदोलन में मुस्लिम युवाओं ने भाग नहीं लिया। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में बात करेंगे तो युवाओं ने भाग नहीं लिया। तो क्यों नहीं भाग लिया? क्योंकि हम लोगों ने भारतीय परंपरा को महत्व देना शुरू किया। शिवाजी एवं गणेश उत्सव को महत्व देने की शुरुआत की। जो इस्लाम का प्रवेश मध्यकाल में होता है उसको हम लोगों ने किनारे कर दिया। इसलिए मुसलमानों के मन में बैठ गया कि हम लोग इस फ्रेम में ठीक नहीं बैठते हैं। इसी क्रम में मुस्लिम लीग हमारे सामने आती है। इस कारण से क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उसका आधार व्यापक होना चाहिए, उस क्रांतिकारी आंदोलन का आधार व्यापक नहीं हो पाया। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन क्या था। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कौन कौन से क्रांतिकारी संस्थाएं बनाई गई। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल की संस्था बनाई। 1879 नहीं होगा, एक सेकंड, हाँ ठीक ही है, 1879 एडी में, ठीक है। इसको होल्ड पर रखिएगा, मैं फिर से देखकर बताता हूँ। 1879 ही होगा, ठीक है। रामोसी कृषक दल 1879 में संस्था बनाई। सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था और देश को आज़ादी दिलाना इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। संचार लाइन को नष्ट कर दिया, डकैती डाली, धन एकत्र किया और 1890 एडी तक पहुँचते इनका बुरी तरह से दमन कर दिया गया इस संस्था को, और सरकार ने इस संस्था को कुचल दिया। 1879 सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र में ही बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, इन्होंने मराठा और केसरी अखबार निकाले। इसमें ये अत्यंत जोशीले लेख लिखा करते थे। इनके लेख से प्रभावित होकर इनके 2 चेले कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं, चापेकर बंधु, हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर बंधु ने 1897 एडी में
प्लेग पुणे समिति के प्रमुख रैंड और आयरेस्ट की हत्या कर दी और अंततः चापेकर बंधु को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। तो लेखों ने इतना प्रभावित किया कि चापेकर बंधु ने प्लेग समिति के अध्यक्ष आयरेस्ट और रैंड को हत्या कर दी। उसके बाद सन 1899 एडी में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 एडी में मित्र मेला सभा का गठन किया और आगे चल के यही मित्र मेला सभा अभिनव भारत के रूप में आगे बढ़ा। ठीक है ना। ये जो मित्र मेला सभा था, इसकी प्रेरणा इटली में एक मेजनी होती हैं, आप लोगों ने विश्व इतिहास में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। मेजनी की तरुण इटली संगठन से प्रेरित था। ठीक है ना, तरुण इटली से प्रेरित था। और इस मित्र मेला या अभिनव भारत का जो केंद्र था, बम्बई, पुणे और नासिक में बहुत बड़े बड़े केंद्र थे और ये जो केंद्र थे बम बनाने के रूप में विकसित हुए थे। आगे देखते हैं पंजाब में। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ये पंजाबी में अखबार निकाला करते थे और इन अखबारों के माध्यम से लोगों में जोश भरा करते थे। अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, लाहौर में अंजुमन ए मोहसिब बान ए वतन संस्था की स्थापना की और भारत माता नामक अखबार निकाला इन्होंने। ये इस अखबार के माध्यम से और संस्था के माध्यम से लोगों में आक्रोश भरना चाहते थे और क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे। सन 1907 एडी में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर इन सभाओं को, इन संस्थाओं के राजनीतिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। वहीं पर अजीत सिंह को देश निकाला की सज़ा दी गई। और इस तरह के जो भी आंदोलन होते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, अगर इनका नेतृत्व खत्म हो जाता है तो आंदोलन भी खत्म हो जाते हैं और ये आंदोलन खत्म हो गए। इसके अलावा पंजाब में अन्य प्रमुख नेताओं में बात करें तो आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और उर्दू शायरकार लालचंद फलक शामिल थे क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में। एक घटना होती है 1912 में। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो दिसंबर 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए लेकिन इनके जो सेवक थे, बहुत सारे सेवक मारे गए। इस घटना में रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल मुख्य रूप से शामिल थे और इस घटना में अन्य 13 लोग भी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस वजह से क्या हुआ कि इस घटना के बाद से दूसरे अफसरों में आतंक का माहौल पैदा हो गया। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर हमला को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें से कुछ लोगों को फांसी दी गई तो कुछ लोगों को देश निकाला का सजा दिया गया। अब देखते हैं कि भारत से बाहर कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारी संस्थाएं भारत के संदर्भ में हो रही थी, भारत के लिए हो रही थी। अब देखते हैं कि भारत से बाहर कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। तो सबसे पहले इंग्लैंड में देखते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल इंग्लैंड में सक्रिय थे। 1905 एडी में, याद कर लीजिएगा, भारत स्वशासन समिति की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसे ही इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस संस्था का दमन शुरू किया और दमन जब शुरू किया तो ये जितने भी थे, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, ये जितने भी थे पेरिस और जेनेवा चले गए। ठीक है ना। लेकिन सावरकर तो वहाँ मौजूद थे लेकिन अन्य लोग पेरिस और जेनेवा चले गए। उसके बाद देखते हैं जो सावरकर होते हैं, इस समिति की कमान संभाली जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन समिति, जिसे इंडिया हाउस कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। उस समिति का संचालन अब सावरकर कर रहे हैं। उस समिति का कमान अब सावरकर संभाल लेते हैं। सावरकर ने इंग्लैंड में रहते हुए 1857 एडी में स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता संग्राम की एक किताब भी लिखी थी और ये अपने वीर सावरकर, ये विनायक दामोदर सावरकर ने ही मेजनी की जो आत्मकथा है उसको मराठी में अनुवाद किया था। सन 1910 एडी में नासिक षड्यंत्र केस, नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन थे, उनकी हत्या के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी के सज़ा के रूप में इनको अंडमान और निकोबार भेज दिया गया। उसके बाद देखते हैं फ्रांस में, यह इंग्लैंड का पुराना प्रतिस्पर्धी था। यहाँ पर SR राणा, श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, यहाँ पर काम किया और क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया।
उसके बाद हमारे क्रांतिकारी प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजा करते थे, काबुल, ईरान, टर्की और बगदाद। काबुल में देखें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला, उदयउल्ला सिंधी, ये क्या होते हैं, ये प्रतिनिधि मंडल के रूप में काबुल के युवराज से मिलते हैं और वहाँ पर अस्थायी भारत सरकार की स्थापना करते हैं। उसके बाद सिंगापुर में 1915 एडी में पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन ने विरोध कर दिया। सरकार ने इस विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। अब देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कैसे होती है। आइए अब यूएसए और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं कि पंजाब के जो किसान थे और भूतपूर्व जो सैनिक थे, जो निम्न मध्यम वर्ग से आते थे, मजदूरी और अन्य कामों के लिए कनाडा और अमेरिका जाया करते थे। इस आंदोलन को चलाने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई, यानी कि अमेरिका में आंदोलन चलाने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई और गदर दल की स्थापना 1913 ईडी में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई, जो सिलिकॉन वैली में आता है। दुनिया के अन्य देशों में भी इसके शाखाएँ खोली गई। 1857 की स्मृति में इस गदर पार्टी का नाम रखा गया और इसी गदर के नाम पर ही साप्ताहिक समाचार निकाला जाता था, जिसका पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन में अंग्रेजी अधिकारियों को हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना, विदेशों में भारतीयों एवं सैनिकों के बीच जाकर भारत के प्रति भावना भरना और अंग्रेजों को विरुद्ध भावना भड़काना शामिल था इस क्रांतिकारी आंदोलन के चरणों में। सन 1914 एडी में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये अपना गदर पार्टी के लोग जो भी थे ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिए और ये गदर पार्टी का ये आत्मघाती कदम साबित हुआ। उसके बाद देखते हैं कि हथियार और धन हासिल करना इनके मुख्य कामों में शामिल था और साहित्य को लोगों के बीच में बांटना ये प्रमुख कामों में शामिल था। अन्य सदस्यों की बात करें तो रामचंद्र भारद्वाज, करतार सिंह, भगवान सिंह ज्ञानी, बरकतुल्ला और भाई परमानंद गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। जब लाला हरदयाल असमय यूएसए से शिफ्ट हो जाते हैं तो ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन लाला हरदयाल ने धर्मनिरपेक्ष आंदोलन चलाया और लोगों के मन में भरा कि जाति और धर्म से ऊपर उठेंगे तभी यह आंदोलन सफल होगा। उसके बाद ये उचित आकलन और सुदृढ़ संगठन न होने के कारण यह आंदोलन ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका। क्रांतिकारी आंदोलन अन्य देशों में बात करें तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल तथा अन्य लोगों ने सन 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना, याद कर लीजिएगा, जिम्मेरमैन योजना के अंतर्गत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि 1915 एडी में अंग्रेज़ों ने भारतीय सुरक्षा कानून पारित किया और इस कानून के माध्यम से बहुत क्रूरता के साथ इस सारे आंदोलनों को और सारे संगठनों को कुचल दिया। इससे संगठन तितर बितर हो गए, परंतु कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के मन में आतंक का भाव तो पैदा कर ही दिया। अब देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो प्रथम चरण था उसका क्या महत्व रहा, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने क्रांतिकारी आंदोलन या घटनाओं को पढ़ा उसके महत्व को देखते हैं भारत की दृष्टि से। इस दौरान क्या हुआ कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गई थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ब्रिटेन के मन में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा की यह क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि एक तरफ विश्व युद्ध हो रहा था, एक तरफ जो ब्रिटिश सरकार थी विश्व युद्ध में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने में लगी हुई थी। अंग्रेज समर्थकों पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे और अंग्रेज समर्थक मारे जा रहे थे, इसलिए अन्य अंग्रेज समर्थक या अंग्रेज़ों के मन में आतंक का भाव पैदा हो रहा था। धर्मनिरपेक्षता, लाला हरदयाल ने देखा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता और संकीर्ण सामाजिक दृष्टिकोण, जाति और क्षेत्र को त्याग कर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को यह व्यापक बनाया। उसके बाद साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण, जो क्रांतिकारी हुआ करते थे या क्रांतिकारी आंदोलन हुआ करते थे, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि जो ब्रिटिश सरकार है
भारत का जो भारत है ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही है। इससे भारत के पक्ष में और ब्रिटिश के विरोध में जनमत तैयार करने में मदद मिली और ब्रिटिश को या ब्रिटेन को विदेशी दबाव का जवाब भी देना पड़ता था। तो हमारे क्रांतिकारी जो आगे चलकर आयरिश के संपर्क में आए, इससे हमारा आंदोलन और व्यापक हो गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद उस समय 1917 एडी में देखेंगे कि ये अपना रूस में क्रांति हो जाती है और साम्यवाद का प्रचार प्रसार होता है। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के संपर्क में हमारे क्रांतिकारी आते हैं और इससे क्या हुआ कि भारत में आंदोलन को एक नई दृष्टि मिली। अब पीड़ित और शोषित की बात की जाने लगी और हमारे क्रांतिकारियों में स्पष्टता आई कि हमारा भविष्य किस तरह का निर्माण होगा, किस तरह से भविष्य का निर्माण होगा, हमें किसी भी तरह से अंग्रेज़ों से मुक्ति पाना है और भारत में किस तरह की व्यवस्था स्थापित होगी आज़ादी के बाद, ये स्पष्टता आ गई, जिसमें भगत सिंह शामिल थे। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन या घटना जो हुई थी उसके महत्व को देखें तो ब्रिटेन के सामने हमने परेशानी खड़ा की, हमने धार्मिकता को त्याग दिया, सामाजिक संकीर्णता को दूर कर हमने अपने आंदोलन को व्यापक बनाया, साम्राज्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार साम्राज्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने से भारत के समर्थन में विश्व जनमत तैयार हुआ, भारत के समर्थन में विश्व में जनमत तैयार हुआ। साम्यवाद और आयरिश से संपर्क से हमारा आंदोलन बहुत ज़्यादा व्यापक होता चला गया और आगे चल के जब क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा अपना क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। कल हम लोग मोंटेक चेम्सफोर्ड का अध्ययन करेंगे। कल अगला टॉपिक हमारा होगा मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।